मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में चिन्हित किए गए भू माफियाओं पर जांच शुरू की गई। इनके द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन को छुड़ाकर गैंगस्टर और एनएसए के तहत की जाएगी कार्यवाही। डीएम मनीष वर्मा ने सभी विभागों को दिया निर्देश। प्रयागराज में 18 भू माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिन पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है। अभी हाल ही में सदर तहसील में से कुछ चिन्हित भूमाफिया लगभग 18 की संख्या में हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जो अवैध प्लॉटिंग में सरकारी ज़मीनों को खरीदने बेचने में, अवैध कब्जा कराने में संलिप्त रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो अब हम लोग ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके और उनके द्वारा जो भी अवैध गतिविधि अभी तक की गई होगी उस सबका संकलन करते हुए सबसे पहला तो टारगेट है कि जो हमारी सरकारी ज़मीन है उससे कब्जा हटवाया जाए, और उसके बाद उससे अवैध धन अगर अर्जित किया है किसी ने तो वो भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क कराया जाए। और इसके आगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे लोगों पर भी एनएसए लगाएंगे हम लोग। ये समस्त भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के साथ मिलकर, प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर और तहसील के अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करें, यही हम लोग करेंगे। रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में अधिवक्ता को कल गोली मार दी गई थी, जिसके बाद अधिवक्ता की मौत हो गई। अब इस मामले में अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक फारूक की पत्नी, जो जिला पंचायत कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है, का असगर अली से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद अधिवक्ता फारूक को बुलाया गया और कथित तौर पर उन पर गोली चला दी गई। इसके बाद अब प्रयागराज में भी हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लोगो होना चाहिए, जिससे बना रहे हैं हमें हर तरफ आना जाना होता है, और जिस तरह से अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हो रही हैं उसे हम सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से वकीलों की सुरक्षा को लेकर मांग की है और मृतक वकील के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। देखिए, कल की जो एक निंदनीय घटना हुई है ज़िला रामपुर में कचहरी के अंदर में, फारूक अहमद खान साहब का जो उनको दिन दहाड़े 1 बजे 1-2 के बीच में जो गोली मार दी गई और सीने पे सटा करके गोली मारी गई, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज सब सारे अधिवक्ताओं में बहुत तकलीफ़ है और बहुत बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे हम लोग दुखी हैं कि आज हम लोग इतने लाचार हो गए हैं उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता कि और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको लागू किया जाए ताकि कुछ हम लोग को समझ में तो आए। हम लोग वकील लोग हैं, हर जगह जाना है 50 लोगों को, और हम आम जनता के हित में हम लोग वकील लोग होते हैं जो अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं। आज अधिवक्ता पीड़ित है, अधिवक्ता किसके पास जाए अपने इंसाफ को लेकर के, और अधिवक्ता आज जब सुरक्षित नहीं, उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। ये बड़ी दर्दनाक ये घटना है, और मैं इसकी, हम सभी पूरा अधिवक्ता समाज इसकी निंदा करते हैं। मेरा नाम फखरुल इस्लाम जाफरी है, और एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि देखिए, फिर मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पूरे अधिवक्ता कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। क्या वो ट्रेन पे चल रहा हो, क्या हाई कोर्ट पे और जिला कचहरी, हर जगह पे सुरक्षा बढ़ाई जाए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिला कचहरी से लेके हर जगह पे सुरक्षा हो, मेटल डिटेक्टर हो, कि कोई आर्म्स लेकर के अंदर न जाए। और फिर मैं कहूँगा उनके, और जो पीड़ित वकील साहब हैं मरहूम, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। राज्य सरकार और बार के हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष से भी हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी हो सकती है मदद करें। और जिला अध्यक्ष जो रामपुर के हैं सिंह साहब, उनसे भी हमारे है कि आपके साथ हम लोग आज खड़े हुए हैं, पूरे बार रामपुर के बार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और मैं अपनी बातों को खत्म करूँ। ये है कि पहली बात तो मैं ये रखना चाह रहा हूँ अपनी, कि जो जिला अधिकारी का कार्यालय होता है उसके साथ में जिला पंचायत कार्यालय होता है, नो फायर आर्म जोन होता है। नो फायर आर्म जोन जो होता है उसमें कोई फायर आर्म लेने नहीं जाता। अगर कोई फायर आर्म लेके गया है तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी है वो ले कैसे गया है। तो वो
जो जिसने घटना कारित की है, अगर वो फायर आर्म ले जाके और सटा के गोली मार देता है तो वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज इस बात की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, वो फायर आर्म ले कैसे गया है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकारी कार्यालय है उसमें इस टाइप की अगर घटना हो जाती है तो ये हमें अपने आप में सवाल पैदा करती है कि ऐसे इंसिडेंट हो कैसे गया। भाई वहाँ पे सब लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं और इस टाइप की घटना अगर होने वाली थी तो आसपास की वहाँ की लोगों को पता कैसे नहीं चला कि भाई ये गोली मारने वाला है, ये होने वाला है, ये घटना होने वाली है। एक तो दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जल्द से जल्द जो है ट्रायल शुरू किया जाए और ट्रायल होने के बाद उसे कड़ी कड़ी सजा दी जाए और ताकि न्याय मिले। हम मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट, हाई कोर्ट। प्रयागराज में दबंगों ने नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले छात्र का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया। उसे बिना नंबर प्लेट वाली कार में जबरन बैठाकर करीब 19 किलोमीटर तक घुमाया गया। 2 घंटे तक कार के अंदर ही बेरहमी से पीटा। जब छात्र बेहोश हो गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीड़ित छात्र के भाई ने मामले की शिकायत करेली थाने में की है। मामले में 3 युवकों की पहचान कर ली गई है। मामला थाना करेली का है। करीब 2 घंटे बाद हमलावर उसे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास छोड़कर फरार हो गए। होश में आने के बाद पीड़ित किसी तरह थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के भाई का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है और उसे जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले यानी 8 फरवरी को पानी की टंकी चौराहे के पास रास्ते में साइड देने को लेकर हल्की नोकझोंक हुई थी। उसी रंजिश में हमलावरों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसीपी करेली राजकुमार मीना ने बताया, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक का नाम उमर है। ये करेली, पुरा मुफ्ती और धूमनगंज के रहने वाले हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 9 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान लिया गया, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति एक व्यक्ति को जबरन मारपीट कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना करेली कमिश्नरेट प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 29/26 दर्ज किया गया एवं पीड़ित को बरामद कर उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्त माजिद पुत्र मकबूल निवासी ग्राम भेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसमें यह सामने आया कि वह तुलसीपुर थाना करेली का मूल निवासी है एवं झलवा प्रयागराज से वह ITI भी कर रहा है और प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्य करता है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल की CJM कोर्ट के पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और ASP अनुज चौधरी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिकाओं में निचली अदालत के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की। फिलहाल हाईकोर्ट ने एसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत दे दी है। अब 5 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कल 2 घंटे तक चली थी सुनवाई। सरकार ने रखा पक्ष। संभल हिंसा से जुड़े चर्चित मामले में 9 फरवरी को 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से मामले में अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों के बीच दलीलें पेश की गईं। संभल में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खगबू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने CJM कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को याचिका दायर की थी। यामीन ने बताया उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्ट टोस्ट बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। यामीन ने तत्कालीन CO संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिए थे। वहाँ की एक मस्जिद के बारे में एक दीवानी मुकदमा चल रहा था, जिस पर कि वहाँ की दीवानी अदालत ने 19 नवंबर 2024 को एक अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त करते हुए उनसे कहा था कि मस्जिद का पूरा जो है मुआयना करते हुए वीडियोग्राफी सब करते हुए एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल करें। 30 नवंबर तक दाखिल करें। उसके बाबत 19 नवंबर को थोड़ा सर्वे हुआ,
वो सर्वे कंप्लीट न होने के कारण 24 नवंबर को फिर जब सर्वे हो रहा था तो तभी उसी समय भीड़ के द्वारा कुछ पथराव, अग्निकांड, पेट्रोल बम एक्सेट्रा चले। उसमें काफ़ी लोग पब्लिक के भी और पुलिस कर्मियों के भी काफ़ी लोग घायल हुए। काफ़ी सरकारी वाहनों का नुकसान हुआ, जला दिए गए। उसके संबंध में करीबन 8 FIR शासन के पुलिस कर्मियों के द्वारा और 5 FIR प्राइवेट लोगों ने दाखिल किए थे पुलिस वालों के ऊपर कि हमारे बच्चों का साथ या तो गोली लग गई, वो मर गए, या गंभीर रूप से घायल हुए। उन सब की विवेचना चल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कमीशन भी माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के उसमें नियुक्त किया था। और उसके बाद एक करीब 4 फरवरी को यामीन नामक एक व्यक्ति ने एक दरखास्त 175(4) के तहत अदालत में ये कहते हुए डाली कि अनुज चौधरी CO और अनुज कुमार तोमर SHO कोतवाली के द्वारा गोली चलाए जाने पर उसके बेटे को 3 गोलियां 2 पीठ में और 1 हाथ में लगी, अतः उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो उस पर माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 9 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित करते हुए SHO कोतवाली को कहा था कि मुकदमा दर्ज कर उसकी विवेचना की जाए। उस आदेश के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी और अनुज कुमार तोमर दोनों ने एक 227 की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। और उसमें ग्राउंड ये लिया कि नई संहिता के अंतर्गत उनको एक संरक्षण प्राप्त है कि अदालत कोई भी आदेश मुकदमा दर्ज करने से पहले सरकारी कर्मचारियों को शोकास देके उनसे उनका मत और अभिप्राय पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो इस प्रकार की घटना घटी। इसमें ना तो अदालत ने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई नोटिस दी। उसी आधार के ऊपर यह याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने कल और आज गंभीरतापूर्वक एक लंबी बहस सुनने के बाद विपक्षी के वकील को 2 सप्ताह का समय दिया कि इसमें अपना जवाब दाखिल करें, और 2 सप्ताह का उसके बाद हमें दिया गया है कि मैं उसका प्रत्युत्तर दूं, और तब तक के लिए उन्होंने 5 सप्ताह के बाद इसे लगाने का कहा है। और माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था 9 जनवरी का, उसकी कार्यवाही जो है उन्होंने स्थगित कर दी है। मैं आशुतोष कुमार सन, एडवोकेट, हाई कोर्ट। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने कहा उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। कोर्ट से पूर्व CO अनुज चौधरी और पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ की मांग की गई थी। एसपी अनुज चौधरी इस समय फिरोजाबाद जिले में तैनात हैं। संभल में हिंसा के दौरान वे संभल CO थे। SP के बिश्नोई ने कहा था फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था हिंसा की ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, इसलिए ये FIR दर्ज नहीं की जाएगी। हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 24 नवंबर 2024 को सवे के दौरान हिंसा में 4 की हुई थी मौत। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सवे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सवे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सवे किया, हालांकि उस दिन सवे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सवे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सवे हो रहा था। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खगबू सराय निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को CJM कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस टोस्ट बेचने के लिए घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन ने तत्कालीन CO संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने सभी आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने संभल की CJM कोर्ट के पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और ASP अनुज चौधरी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।
याचिकाओं में निचली अदालत के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की। फिलहाल हाईकोर्ट ने एसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत दे दी है। अब 5 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कल 2 घंटे तक चली थी सुनवाई। सरकार ने रखा पक्ष। संभल हिंसा से जुड़े चर्चित मामले में 9 फरवरी को 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से मामले में अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों के बीच दलीलें पेश की गईं। संभल में नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खगबू सराय अंजुमन निवासी यामीन ने सीजेएम कोर्ट में 6 फरवरी 2025 को याचिका दायर की थी। यामीन ने बताया उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्ट टोस्ट बेचने घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन ने कहा उनके मुवक्किल के बेटे ने पुलिस से छिपकर अपना इलाज कराया। कोर्ट से पूर्व सीओ अनुज चौधरी और पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। एसपी अनुज चौधरी इस समय फिरोजाबाद जिले में तैनात हैं। संभल में हिंसा के दौरान वे संभल सीओ थे। एसपी के बिश्नोई ने कहा था फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था हिंसा की ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, इसलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। 24 नवंबर 2024 को सवे के दौरान हिंसा में 4 की हुई थी मौत। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सवे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सवे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सवे किया। हालांकि उस दिन सवे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सवे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सवे हो रहा था। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खगबू सराय निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यामीन ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्ट टोस्ट बेचने के लिए घर से निकला था। शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में पहुंचने पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने सभी आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ये बहुत यूनिक है अपने तरह की, और ये चूँकि हमारी क्लासिकल मूर्ति शिल्प है उनका एक नमूना है ये, और जो एक शास्त्रीय पद्धति रही है भारत की, जिसमें जो मुखमंडल से लेके पूरा जो नीचे तक का जो प्रतिमाएं जो बनती रही हैं, उनको बच्चों ने यहाँ पर पेपर मैसी से बनाया है। पेपर मैसी एक बहुत साधारण मीडियम है, लेकिन बहुत इनोवेटिव मीडियम है, और मुझे लगता है पहली बार इस तरह के म्यूरल और मूर्ति शिल्प यहाँ पेपर मैसी में बनाए गए हैं, जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ निदेशक का अजय जी को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम को कराया, और इससे निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, और भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो शास्त्र है, उनका अध्ययन करने में उन्हें मदद मिलेगी इससे। ये हम लोग ने यहाँ पे मिनी म्यूज़ियम बनाया है, जिसमें हम लोग ने अजंता, खजुराहो केव्स और एलिफेंटा केव्स की मूर्तियों की प्रतिलिपि बनाई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तो एलिफेंटा केव्स से प्राप्त त्रिमूर्ति है, जो बहुत फेमस है। हम लोग ने ये सारी मूर्तियाँ बनाने के लिए पेपर मैश टेक्निक का यूज़ किया है। इस टेक्निक में हम लोग पेपर के पल्प से काम करते हैं, उसमें ग्लू मिला के। टोटल हम लोग को 4 से 4.5 महीनों का समय लगा है इसको बनाने के लिए। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। प्रतिमाएं दीवारों को घेरी गई हैं, किस तरह से बनाई गई हैं, क्या कुछ खास है, और क्या कौन सी प्रतिमाएं हैं? इसको जो टेक्निक है वो पेपर मैशे टेक्निक बोलते हैं। इसमें रद्दी पेपर हो, कार्टन हो पुराने, उनको भिगा करके, उनको कूट करके, और उसमें कुछ मटेरियल और थोड़ा बहुत कुछ मिक्स किया जाता है, और फिर उसका एक पेस्ट तैयार करके उससे ये बनाई गई हैं। और है क्या ये कि हमारे पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी
कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनका रेप्लिका बनाया गया है और कुछ चीज़ें भित्ति चित्र में हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि वो पेंटिंग्स हैं और उसको यहाँ बच्चों ने स्कल्पचर या मूर्ति कह लें उस टेक्निक से दीवार पर उभारने की कोशिश की है। स्मिता, इंचार्ज जवाहर बाल भवन। सर, हम लोगों ने एक प्रतिलिपि तैयार की गई है, भारतीय स्कल्पचर को एक बार फिर से जिंदा किया है। एलिफेंटा जैसे त्रिमूर्तियों को हम लोगों ने बाल भवन की दीवारों पर उकेरा है बच्चों सहित। और सर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सर अपनी पुरानी विरासत को इस प्रकार उकारा गया है कि ये ऐसा लग रहा है कि सर यहीं पे बनी है। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम प्रयाग। ये हम लोगों ने मिनी म्यूज़ियम बनाया है और ये पेपर मेसी से बनाया गया है। उसे पेपर मेसी से हम लोगों ने पहले भिगाया है, उसके बाद उसमें ग्लू मिलाकर एक पेस्ट बनाया है, उसके बाद इसको बनाया गया है। ये खजुराहो, एलिफेंटा, मणियाचल राजकुमारी, शिव पार्वती और कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मेरा नाम शीतल कुमारी है। संगम नगरी प्रयागराज में अधिकारी प्रयागराज के औचक निरीक्षण से 12 तहसील प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा तहसील पहुंचकर अभिलेखों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को पेंडिंग फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसी दौरान तहसील प्रशासन की अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी से तहसील प्रशासन की कमियों के बारे में ज्ञापन विषयों पर, वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन के अंदर शौचालय की व्यवस्था न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी प्रयागराज से स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने SDM 12 को निर्देशित किया कि तहसील प्रशासन के अंदर शौचालय की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कहा कि दूर दराज से आने वाले फरियादियों एवं आज बताओ के लिए बनाए गए शौचालय को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। देखिए, तहसील का औचक निरीक्षण करके यहाँ पे जो राजस्व के कार्य चल रहे हैं और अन्य जो सरकार की प्राथमिकता की योजनाएं चल रही हैं, वादगारियों का जो समस्या है उसमें क्या निस्तारण हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, इसी को जांच करने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। और बहुत सारी चीजें आज अधिवक्ताओं से बात करके सामने आई, वादगारियों से बात करके सामने आई, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ये मामला है डीजल कंपनी का, कम से कम 80 से 90 मजदूरों को बाहर कर दिया गया, इसके आप ये मामला कल आया था। इसमें हमने जो डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं और ADM सिटी हैं, उन दोनों लोगों की कमेटी बनाई, तो वो कंपनी वालों से और जो हमारे मजदूर हैं जिनको बाहर किया गया उनसे वार्ता करके और जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।